दो नए फैक्ट सामने आ रहे हैं ये कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि जब साधुओं की मॉब लिंचिंग करी जा रही थी वहां पर एनसीपी और सीपीएम के नेता मौजूद थे। वो पक्ष जो है, वो इलाका जो है पालघर का, वो वामपंथ के प्रभाव वाला है और वहां पर से वामपंथी एमएलए भी हैं, सीपीएम के एमएलए। सवाल क्या है, क्या मामला इतना गंभीर है कि इसके पीछे पूरी की पूरी साजिश की बात हो? सीधे चलता हूं संबित पात्रा के पास। संबित, इस बात को सिरे से दरकिनार किया जा रहा है कि उद्धव सरकार की कोई लापरवाही नहीं थी, ये तुम्हारे साहब का कहना है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साहब का जो ये तर्क है कि यहां पर ऐसा हो रहा है, जबलपुर का जो उन्होंने इंसिडेंट बताया, क्या इस तरह से तुलना ऐसे मामलों की करी जा सकती हो? और क्या वाकई उद्धव सरकार की कोई गलती नहीं थी आपके हिसाब से? देखिए दीपक जी, क्योंकि तुम्हारे साहब की आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, उन्होंने जबलपुर के विषय में क्या कहा मैं अच्छे से सुन नहीं पाया। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूंगा, इतने सीरियस विषय में वॉट अबाउटरी नहीं चलने वाला है। ये वॉट अबाउटरी की उस राज्य में क्या हुआ तो इस राज्य में होगा, ये एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती, नंबर एक। नंबर दो, देखिए मुझे तो आश्चर्य हुआ, तुम्हारे साहब ने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के करतूतों को हमने बिल्कुल वीडियो में कैप्चर होते हुए देखा, किस प्रकार से जो रक्षक थे वो एक तरह से भक्षक बन गए थे, जो एक तरह से जिन लोगों को बचाना चाहिए था उन लोगों ने एक साधु को धक्का मारा है क्राउड के बीच में, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे साहब ने यह भी कहा कि लॉकडाउन तोड़ के ये साधु कैसे आ गए। ये साधु लॉकडाउन तोड़ के आए नहीं आए ये अलग विषय है। उनके गुरु का देहांत हुआ था, वो अपने गुरु के पार्थिव शरीर के पास जा रहे थे। वैसे में कहीं ना कहीं साधु के कंधे के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी डाल देना और अपने राज्य की प्रशासन और सरकार को बचाने की कोशिश करना, ये बहुत ही गलत बात है। और जहां तक सीपीआईएम का गढ़ होना, वामपंथ का गढ़ होना, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, कौन कौन से वामपंथी नेता वहां मौजूद थे मैं नाम भी पढ़ देता हूं। वहां विष्णु पातारा, सुभाष भार्गव, धर्मा भावर, ये सारे लोग वहां मौजूद थे। वहां के जो विधायक है वो मौजूद तो नहीं थे, मगर वो एरिया वामपंथ का होने के कारण वहां का विधायक भी जो है वो कम्युनिस्ट विधायक है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि सारे के सारे वामपंथी आज चुप भी बैठे हुए हैं। वरना आप सोचिए, कोई अगर शेरवानी पहन के बड़े दाढ़ी से उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस ने किसी से मौलाने को अगर भीड़ की तरफ बढ़ा दिया होता तो अभी तक छटपटाहट पूरे हिंदुस्तान में दिख रही होती। अभी और होना भी चाहिए, किसी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर यही वार्ता किसी के साथ उत्तर प्रदेश में होता तो ये लोग छोड़ते क्या, ये सवाल नहीं पूछते। आज इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो ये कह रहे हैं इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। और उद्धव जी को, सरकार को लाके एक्सपोज करना चाहिए पूरी तरह कि देखो किस प्रकार सत्ता की लोलुपता के कारण इन लोगों ने साधुओं को भी गिरवी रखा है और साधुओं के जीवन को कितना सस्ता किया है उद्धव जी की सरकार ने। जवाब दीजिए तुमाने जी। मैंने आपसे पूछा 2015 में, तुमाने जी आपको ऑडियो ठीक करता हूं, तब तक सवाल सुन लीजिए प्लीज, इनको ऑडियो ठीक करें। 2015 में एक मॉब लिंचिंग पर उद्धव ठाकरे साहब ने खुद कहा था कि 1 महीने के भीतर दोषियों को फांसी की सजा हो। यहां पर 4 दिन वो खामोश क्यों रहे? क्यों अमित शाह के फोन के बाद वो सामने आए जब गृह मंत्रालय ने उनसे रिपोर्ट मांगा? ऐसा है कि मॉब लिंचिंग का जो मामला है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बुलंदशहर का हो, वो मध्य प्रदेश का हो, वो पालघर का हो, इसमें जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और उद्धव जी ने जो कहा था कि 1 महीने में मिलना चाहिए, बात सही है। कायदे के साथ सारी बातें होंगी, कानून के हिसाब से उसकी जांच हो रही है। अभी हमारे संबित जी को महाराष्ट्र सरकार को एक्सपोज करना है। हम उन्होंने कहा कि हम बहुत लालची है, जब हम इनके साथ सत्ता में थे तब हम लालची नहीं थे, इनका साथ हमने 30 साल दिया तब हम लालची नहीं थे, हमारे उंगली पकड़ के बड़े बने तब हम लालची नहीं थे। हम जब थोड़ा सा इन्होंने थोड़ी जो उलट फेर अपने शब्दों की करके जो इन्होंने अपना खुद का प्रॉमिस तोड़ दिया तो हम लालची हो गए। एक्सपोज करना है तो आप मध्य प्रदेश में जो हुआ, इंदौर में जो हुआ, जबलपुर में हुआ, टीवी चैनल वाले को भी मेरी रिक्वेस्ट है, दीपक जी आप बहुत सीनियर पत्रकार है, मैं जानता हूँ कई सालों से आपको, आपने सूरत के मुद्दे पे कभी चर्चा नहीं कराई, आपने बांद्रा के मुद्दे पे चर्चा कराई, आप पालघर के मुद्दे पे चर्चा करा रहे हो, लेकिन कल भोपाल में उस पर चर्चा नहीं किया। इंदौर में जिस तरह से डॉक्टर कर्मी जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनके लिए आपने न्यूज में जरूर बताया,
लेकिन उस पर चर्चा नहीं की। सर पूरी वहाँ चर्चा का हुई। प्रशासन की गलती आप नहीं है। चाहें वहाँ के मैं प्रशासन सूरत गलती की नहीं चर्चा है। की क्लिप भेज सकता हूँ आपको, बांद्रा की चर्चा की क्लिप भेज सकता हूँ, इंदौर की चर्चा की क्लिप भेज सकता हूँ, सब चर्चा की क्लिप भेज सकता हूँ, लेकिन गलत को गलत कहना। संबित जी बहुत बड़े नेता है। संबित जी, हम शर्मनाक बात कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? तुमाने हम तो जी, पहले दिन से गलत कह को रहे हैं गलत कि कहना राजनीति देश ना का होना मीडिया चाहिए। बंद नहीं करेगा। आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं कि कोई राजनीति ना करे, फिर राजनीति मोदी साहब का आदेश अगर संबित जी नहीं मानना चाहते तो भाई बड़ी बात है। संबित जी जवाब दीजिए, फिर मैं गौहर राजा और संगीत रागी के पास जाऊंगा। संबित जी, अब हम संप्रदाय की बात मैं करते हैं जवाब ना, देता हूं। हम भी शांत हो जाए जरा हिंदू तुमाने हैं, साहब। हम भी जानते हैं कि देखिए तुमाने साहब, अब सुन लीजिए तुमाने साहब, हमारा जवाब तुम्हारे साहब सुन लेते हैं, सबको 30-30 सेकेंड, एक दूसरे पे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हम स्काइप से जुड़े हुए हैं। संबित जी देखिए तुमाने साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी ने बिल्कुल ट्वीट किया, मोदी जी ने आर्टिकल लिखा कि किसी को किसी प्रकार की धर्म के विषय को लेकर, कोरोना को धर्म नहीं पता है, जात नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये तबलीगी जमात जो धर्म और जात के आधार पर लोगों पे थूकने का काम, नग्न नृत्य करने का काम कर रही है, उनको बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए कि कोरोना फैल सकता है, किसी को धर्म के आधार पर बचाया नहीं जा सकता। दूसरी बात है, मतलब आप ये जो अभी साधुओं के साथ जो लिंचिंग हुआ है, आप चाहते हैं इस पे डिस्कशन भी ना हो, इस पे डिस्कशन भी ना हो। और देखिए कोई यहाँ धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है, कोई यहाँ मुसलमानों के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं कह रहा है। यहाँ प्रशासनिक फेल्योर जो आपकी सरकार का हुआ है और जो चुप्पी आप लोगों ने बना रखा था, ये तो शुक्र है हम लोगों ने इस विषय को उठाया, वरना तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हुए निकल जा रहे थे। इस विषय पे कोई डिबेट ना डिस्कशन ना कोई चर्चा हो रही थी। अब जब हम लोगों ने विषय को उठाया, उसके बाद जाके कल उद्धव जी सामने आए, आज शरद पवार जी सामने आए। 16 तारीख से आप लोग कहां बैठे हुए थे, क्यों सामने नहीं आ रहे थे? निंदा तक 16 तारीख से आपने अभी तक नहीं की थी। देखिए एक बात सुबाने जी, आप मेरे से उम्र में, अनुभव में, सब में बड़े, मैं आदर पूर्वक कहना चाहूंगा, साधुओं की अगर हत्या करेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम साधुओं के लिए लड़ेंगे और साधुओं को हक दिला के रहेंगे। जिस प्रकार का दृश्य कल, महाराष्ट्र कोई साधारण जगह नहीं है, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां बड़े बड़े साधु संतों का जन्म हुआ है। महाराष्ट्र एक बहुत ही आंदोलनकारी स्थान है। वैसे स्थान पर अगर इस प्रकार साधुओं की निर्मम हत्या हो तो क्या हिंदुस्तान चुप रहेगा? आपने देखा जूना अखाड़ा ने कल क्या कहा है, आपने देखा कल नागा साधुओं ने क्या कहा है कि 3 तारीख के बाद वो महाराष्ट्र कूच करके आएंगे। वो बीजेपी के सदस्य नहीं है, वो हिंदुस्तान का नब्ज है, वो हिंदुस्तान का धर्मपीठ है, वो हिंदुस्तान का कल्प वृक्ष है। और हिंदुस्तान का कल्प वृक्ष इन दृश्यों को देख के हिल गया है तुमाने साहब। और मुझे तो सोच के भी भयावह लगता है कि सोचिए स्वर्गलोक में बैठे बाला साहब रो रहे होंगे कि किस प्रकार से उनके संतान आज भगवा को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है। आज साधु सन्यासियों की हत्या हो रही है उनके राज्य में। तुमाने साहब, मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा, आपको भी जवाब देने के लिए लाऊंगा, लेकिन गौहर साहब मैं जानना चाहता हूं कहां गए सेक्युलर जमात के लोग? चाहे वो सवाल सेक्युलर जमात या बगैर सेक्युलर जमात का नहीं है। सवाल यह है कि देश के अंदर जिस माहौल की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई माहौल नहीं है, वो 4-5 साल में पिछले बीजेपी की सरकार आने के बाद बढ़ाया गया है। इम्प्यूनिटी के साथ भीड़ ने अटैक किया है लोगों को जगह जगह, उसके वीडियोस बनाए हैं इम्प्यूनिटी के साथ। और बहुत सारे नेताओं ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन लोगों को हार पहनाए जा करके जिन लोगों ने लिंचिंग की है। और ये माहौल जिम्मेदार है। सवाल साधु या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का नहीं है। सवाल इस बात का है कि देश के अंदर कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त अगर इस तरह की लिंचिंग होगी तो वो देश की सभ्यता के ऊपर एक धब्बा पड़ेगी। और हमें इससे बचना चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो मंत्री हों, जाएं और हार पहनाएं। ये बंद होना चाहिए इस देश के अंदर। जब हमें साइंस और विज्ञान की जरूरत है इस देश में, तब ये लिंचिंग हो रही है। ये गलत बात है, ये खत्म होना चाहिए। और संबित पात्रा जी बजाय इसके कि वो साइंस की बात करें, कुछ विज्ञान की बात करें, कुछ कैसे हम बचेंगे कोरोना से, इसके बारे में लगातार साधुओं पर हमला, इन पर हमला, उन पर हमला। अरे भाई, इंसान के ऊपर हुआ है, इस देश के नागरिक के ऊपर हुआ है हमला। इसको उसी तरह से कंडेम करना चाहिए बजाय राजनीतिक रोटी सेकने के। नहीं, मैं किसी के ऊपर भी हमला हो, किसी की भी निर्मम हत्या हो, हमें गुस्से में होना चाहिए। और हम सब गुस्से में हैं, पूरा देश गुस्से में है इसको लेकर के। लेकिन गौर साहब, भीड़ का अटैक
इस संविधान के ऊपर जो बाबा साहब का दिया हुआ है उसके ऊपर एक अटैक होता है। गौर साहब, अगर इस देश को कानून से चलाना है तो कानून से चलाने के लिए संबित पात्रा को भी उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा जिस तरह किसी और के लिए खड़े होते हैं लोग। नहीं, मैं यही जानना चाहता हूं गौर साहब, मेरा बड़ा ससम्मान एक सवाल है। दादरी में अखलाक के बाद सब लोगों ने एक एक करके ट्वीट, वहां पर जाना, सब कुछ शुरू कर, आप जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, मैं आपको नाम गिना सकता हूं उसमें। कह रहा हूं ये बहुत अच्छा हुआ क्या? ना, आप में से किसी का एक ट्वीट नहीं आया कि पालघर में जो कुछ हुआ उसकी निंदा करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप कि बयान नहीं आया, बयान नहीं आया। आपने किसको बुलाया? मुझे बुलाया, मैं बयान दे रहा हूं ना। आप जब बुलाते ही उन लोगों को हैं जो चीख चीख के सिर्फ ये कहते रहे कि बयान नहीं आया, बयान नहीं आया। लगातार ये इल्जाम लगाने की कोशिश की जाती है कि बयान नहीं आया। आपने बुलाया, मैं आया ना। नहीं, गौर साहब दे रहा हूं ना। गौर साहब, एक और बात मैं सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं थी ये बयान देने की, ठीक है, मैं बयान दे रहा हूं क्योंकि मैं इस देश के लिए फील करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, संविधान के लिए फील करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं इस बात के लिए। लेकिन दूसरा सवाल और जानना चाहता हूं जो इससे जुड़ा हुआ है। तबलीगी जमात के लोग जब से कोरोना फैला है देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं, लेकिन वहां पर भी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। कोई ये मांग नहीं कर रहा है कि देश में चारों तरफ कोरोना फैलाने के बाद मोहम्मद साद पर एनएसए लगना चाहिए। ऐसी कोई मांग आज तक उन लोगों से क्यों नहीं आई जो अपने आप को मुस्लिम लोगों का पक्षधर समझते हैं? यह सिर्फ मौलाना साद की बात है, देश के मुसलमानों की नहीं। मैं साफ कर देना चाहता हूं। फिर वही हरकत की, अब आपने फिर वही हरकत की, हिंदू मुस्लिम का सवाल उठा दिया जो आप बार बार कह रहे हैं हम नहीं उठा रहे हैं। फिर से आप उठा रहे हैं। कोरोना के ऊपर डिबेट के बजाय ये डिबेट कर रहे हैं कि किसके ऊपर एनएसए लगा दो, इसके ऊपर ये कर दो, उसके ऊपर। अरे भाई, इस वक्त कोरोना का भयंकर देश के ऊपर संकट है, उसकी बात कीजिए ना कि कैसे बच सकते हैं हम। कीजिए ना इसकी बात कि कितनी डेथ्स हो रही हैं देश के अंदर और हमें चिंता है। उसके बजाय आप बात कर रहे हैं कि इस पे एनएसए लगा दो, उसके ऊपर वो कर दो। क्या मतलब है? अगर कोई देश के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ मोहम्मद साद जैसा व्यक्ति गलती करता है तो क्या उसकी गलती बताने की जिम्मेदारी भी मीडिया की नहीं है? इलाज क्या हो, कैसे कंटेनमेंट हो, कैसे रक्षा हो, कैसे रक्षा हो, इस पर भी हर चैनल 24 घंटे बात कर रहा है। सर, इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी इसकी है कि हम अपने देश को कोरोना से किस तरह से बचाएं, और उसके लिए अगर साद को अंदर जाना है तो डिबेट की कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उन्हें अंदर होना चाहिए। मैं सारे धर्मों के जमावड़ों के खिलाफ हूं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी। उस तरह के जमावड़े देश के लिए खतरा हैं। मैं जानता हूं कि ये फैक्ट्रीज हैं जो एंटी साइंस प्रोपेगेंडा करती हैं, मैं जानता हूं कि ये भ्रांतियां फैलाती हैं, मुझे मालूम है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये देश को बताने की जरूरत है कि हमें धर्म से हट करके साइंस के, विज्ञान के रास्ते पर चलना होगा। आप ये बात कर रहे हैं लगातार कि रोटी किस तरह से सेकी जाए, किसी एक जगह के ऊपर उसको हिंदू मुसलमान में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसको सिख ईसाई में कैसे कन्वर्ट किया जाए। हर डिबेट को कन्वर्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, संगीत रागी जी, जवाब क्या गलत मीडिया है? क्या मौलाना साद पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या कोरोना के इस एस्पेक्ट पे भी चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए दीपक जी, जब एक समाज अपने आप को हिंदुस्तानी से पहले मुसलमान के तौर पर अपने आप को सोचता है और उसी प्रकार अपने राजनीतिक और अपने सामाजिक गतिविधियों की अभिव्यक्ति देता है, सांस्कृतिक गतिविधियों की अभिव्यक्ति देता है, और यदि वो ऐसा कुछ करता है तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं उठेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? पहलू खान और अखलाक की यदि हत्या होती है तो आप उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढना शुरू होते हैं। जयपुर में एक डॉक्टर यदि किसी अन्य कारण से यदि किसी मरीज को एडमिट नहीं करता है तो उसको एक बड़ा हेडलाइंस बना करके हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जाता है। तो मेरा इस मामले में यही कहना है कि देखिए, भगवा शब्द और भगवा वस्त्र से किनको घृणा है? ईसाई मिशनरियों को घृणा है, इस देश के वामपंथियों को घृणा है, और मुस्लिम्स लोगों को घृणा है भगवा वस्त्र से, जो रेडिकल मुस्लिम्स हैं। मैं जब मुस्लिम शब्द कह रहा हूं तो उसमें सारा मुसलमान नहीं है, और इसमें भी ईसाई मिशनरियां हत्या के षड्यंत्र में शामिल हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्ट हत्या में शामिल करने का और इस प्रकार से जघन्य और पाशविक वृत्ति से हत्या करने की जो प्रकृति है
वो रेडिकल इस्लामिस्ट में है और वामपंथियों में है। अभी अभी संबित पात्रा जी ने बताया कि वहां पर वामपंथी थे, एनसीपी के नेता भी थे, और इन लोगों के कैसे हो सकता है कि 3 घंटे तक कोई व्यक्ति आपके कब्जे में हो और वो बताए नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, अब सादा संस्कार की प्रक्रिया में भाग लेने जा रहा हूं, और इसके बावजूद भी आप उसे मार डालते हैं। वहां की पुलिस जो है उनके खिलाफ काम नहीं करती है। तो इसका मतलब यह है कि एक प्रकार से पुलिस को यह संदेश है कि यदि भगवाधारियों को, यदि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, अब मारा जाता है, तो उनके खिलाफ नहीं कुछ होगा। एक प्रकार से अपरोक्ष संरक्षण के कारण ही इस प्रकार की मानसिकता पनपती है। इसलिए मैं सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की सरकार को इसके लिए दोषारोपण करना चाहूंगा। ये उन्हीं का ये क्या है, ये कितने कल से। दूसरी बात, इस देश की बौद्धिक चुप्पी हिंदुओं को प्रतिक्रियावादी बनाएगी। इसलिए बनाएगी कि एक मुस्लिम की हत्या पर और एक उसकी मृत्यु पर उसमें बहाने ढूंढ करके इस देश में यह कहा जाता है कि हिंदू तालिबान पैदा हो रहा है। यह कौन सी मानसिकता है कि निर्दोष संतों को दौड़ा दौड़ा करके पार्श्विक वृत्ति से उनको मार डाला जाता है, और इस देश का बौद्धिक वर्ग, तथाकथित प्रगतिशील सेकुलर बौद्धिक वर्ग उस पर चुप्पी साध लेता है। मैंने न राहुल गांधी का ट्वीट देखा है, न सोनिया गांधी का ट्वीट देखा है, न उन बड़े पत्रकारों का ट्वीट देखा है जो हेडलाइंस छापा करते हैं, जो प्राइम टाइम में न्यूज चलाने वाले, उनको भी मैंने नहीं देखा है। एक अखबार ने तो कहा 3 चोरों को मार दिया गया महाराष्ट्र के अंदर, यानी उन्होंने संतों को चोर के तौर पर प्रयोग करके हेडलाइंस लिखा। ये कितनी शर्मनाक बात है। इसलिए मुझे लगता है कि इसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज में निश्चित होगी। महाराष्ट्र में यदि हिंदू समाज यदि बेचैन है, भारतवर्ष के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैंने इस खबर को सोचा था कि ये सच नहीं है, क्योंकि ये खबर मुझे चेन्नई से एक मेरे मित्र ने सबसे पहले वीडियो भेजा था। ठीक है, जब लेकिन ये कंफर्म हुआ और उस वीडियो को मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, कोई पुलिस अधिकारी प्रोटेक्शन देने के बजाय उसे भीड़ की मानसिकता को सौंप दे, वो भी हत्या करने की, और चुपचाप बैठे रह जाए, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के लिए सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं है। सुओ मोटो के आधार पर वहां की सरकार उसे तुरंत डिसमिस करनी चाहिए। ठीक है। और गौर साहब, आपने मौलाना साद के बारे में एक बात कही, मैं आपको आमंत्रित करता हूं मेरे साथ 1 घंटे का शो करिए, साइंटिफिक ढंग से समझाइए कि हम कोरोना से कैसे लड़ सकते हैं। मैं आपको उसके लिए सादर आमंत्रित करता हूं। लेकिन चुप्पी भी आप कई बुद्धिजीवियों की, आपने मेरे सामने अपनी बात रखी, चिंता प्रकट करती है। मैंने कई मुस्लिम समाज के बड़े प्रतिनिधियों, ओवैसी साहब जैसे लोगों से कहा इसकी निंदा करिए, वो खामोश है। ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है। मुसलमान कर रहे हैं सर, मैंने नहीं किया। अगर आपको रोकना हो तो मौलाना मोहम्मद साद से पहले बात होनी चाहिए। सवाल यह है कि आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, या नेता हैं, किसी की हत्या हुई है, कुछ लोगों ने हत्या की है, संविधान के अकॉर्डिंगली उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, आप ये करेंगे। मुझे ये पूरी डिबेट फिर से वही दिखाई दे रही है कि मामले को सिर्फ हिंदू मुस्लिम बना दो, हर जगह हिंदू मुस्लिम करो, और कल को जरूरत पड़े तो अभी उन्होंने तो ईसाइयों को भी ले आए डिबेट के अंदर, वो और कल को सिखों को भी ले आएंगे, किसी और को भी ले आएंगे। ये वो लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर सेंटेंस के अंदर नफरत टपक रही होती है इनके, और लगातार ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है पूरी कि सिर्फ अगर करनी है राजनीति तो वो इसी तरह से की जा सकती है जिस तरह से अंग्रेज छोड़ के गए हैं कि डिवाइड द कंट्री एंड रूल द कंट्री। ये उनकी फैलाई हुई चीज थी, वो आज चल रही है इन लोगों के बीच में। ये लोगों ने उन्हीं से ही सीखा है मेरे ख्याल में। ठीक है गौर साहब, वक्त देश को इकट्ठा खड़े होना मैं चाहिए। शो के बाद आपको फिर कॉल करूंगा कि मुझे प्लीज साइंटिफिक तरह से समझाइए कि वाकई मौलाना साद ने कितना बड़ा गुनाह किया है इंसानियत और मानवता के खिलाफ। कंक्लूडिंग कमेंट के लिए संबित पात्रा जी, अब आगे क्या रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की पालघर के मामले में?
नहीं, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि अभी गौहर साहब कह रहे थे कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ साधुओं की जो हत्या हुई है उस पर बात होनी चाहिए। क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट? क्या अखलाक की जब लिंचिंग हुई थी तो आप लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बात कर रहे थे? अखलाक की लिंचिंग भी बुरी थी और साधुओं के साथ जो हुआ वो भी जघन्य है। देखिए, इस प्रकार से आप अपने आप को बचा नहीं सकते ये कहते हुए कि देखिए हम तो लिबरल है, हम तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से बात करेंगे। दूसरी बात है, जहां तक अब हमारी रणनीति क्या होगी, मैंने आपको शुरू से कहा था, जब तक देखिए ये महाराष्ट्र की सरकार एक दूसरे के कुकृत्य के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। एनसीपी कांग्रेस को बचा रही है, कांग्रेस एनसीपी को बचा रही है, दोनों को मिलकर शिवसेना बचा रही है, क्योंकि किसी भी कीमत पर शिवसेना को मुख्यमंत्री बना रहना है। ऐसे में साधुओं के साथ जो निर्मम हत्या का कांड हुआ है उसको हम एक्सपोज करते रहेंगे, सत्य को जनता के बीच में लाते रहेंगे और साधु समाज को हम बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि आप ये मत सोचे कि आपका रक्षक कोई नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, कभी भी भगवा के ऊपर आंच नहीं आ सकता है, साधुओं के ऊपर आंच नहीं आ सकता है। ठीक है, मैं कंक्लूड करता हूं। सबसे बड़ा सवाल यहां पर कि दो मापदंड क्यों? सवाल ये कि वो जमाते या वो लोग, वो गैंग, सेक्युलर गैंग, अवार्ड वापसी गैंग आज खामोश क्यों हैं? अगर अखलाक की लिंचिंग गलत थी तो इन साधु दो संतों के साथ जो हुआ है वो उससे भी दर्दनाक, शर्मनाक और अफसोसजनक है। हमारी इस खास बहस में इतना ही, लेकिन हम बता दें कि पालघर की खबर सबसे पहले न्यूज नेशन ने दिखाई थी शाम को, रविवार की शाम को, और तब से लेकर आज तक हम इस खबर पर बने हुए हैं और इस खबर को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे।